Good day to all students. Today I am going to start lecture number 2, Control and Coordination, class 10, chapter number 7, Biology. तो स्टूडेंट्स हम लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं और उस लेक्चर में हम ह्यूमन ब्रेन, क्रैनियम, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, हार्मोन्स इन एनिमल्स, फीडबैक मैकेनिज्म की बात करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन नर्वस सिस्टम. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करते हैं. ह्यूमन नर्वस सिस्टम को स्टूडेंट्स हम 3 भागों में बांट सकते हैं. नर्वस सिस्टम से हमारा मतलब है तंत्रिका तंत्र. हिंदी में अगर हम बोलना चाहें स्टूडेंट्स आप लोगों के समझने के लिए, तो इसे हम 3 भागों में बांटेंगे, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस. सीएनएस की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस की फुल फॉर्म हो जाएगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एएनएस की फुल फॉर्म हो जाएगी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्टूडेंट्स हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड करते हैं. ब्रेन को वापस 3 भागों में बांटा जा सकता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. पीएनएस की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो इसके अंदर हम क्रेनियल नर्व्स को और स्पाइनल नर्व्स को इंक्लूड करेंगे. क्रेनियल नर्व्स से हमारा मतलब हो गया ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स, ऐसी नर्व्स जो कि ब्रेन से अराइज होगी या ब्रेन से उत्पन्न होगी. और स्पाइनल नर्व्स से हमारा मतलब हो गया ऐसी नर्व्स जो कि स्पाइनल कोड से निकलेगी. स्पाइनल कार्ड लिखा हुआ स्टूडेंट्स, जिससे आप स्पाइनल कोड कर लेना. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पुनः 2 भागों में बांटा जा सकता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो स्टूडेंट्स इन सभी नर्वस सिस्टम की डिटेल स्टडी आप आगे की क्लासेस में करेंगे. यहाँ पे हमारे लिए जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ह्यूमन ब्रेन, उसे हम आगे शुरू करते हैं. तो स्टूडेंट्स ह्यूमन ब्रेन की हम बात करते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क की. हिंदी में यदि हम बोलना चाहें तो ह्यूमन ब्रेन के स्टूडेंट्स मेनली 3 मेजर पार्ट्स होते हैं या रीजन होते हैं. इन 3 रीजन्स को हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कहेंगे. फोर ब्रेन से हमारा मतलब हो गया अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन हो जाएगा और पश्चिम मस्तिष्क जो पिछला वाला भाग है वो आपका हिंड ब्रेन हो जाएगा स्टूडेंट्स. फोर ब्रेन की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका जो मेन पार्ट हो जाएगा उसे हम सेरेब्रम कहेंगे. पूरे ब्रेन का मेन पार्ट भी सेरेब्रम ही होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कई सारे फंक्शन कंट्रोल करता है. तो इसे हम मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन कहते हैं स्टूडेंट्स. ये ब्रेन का मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशल पार्ट होता है स्टूडेंट्स. इसके फंक्शन की यदि हम बात करें, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो मेन थिंकिंग पार्ट है, हमारे सोचने की जो पावर है वो सेरेब्रम के अंदर होती है. कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शंस, हमारी जितनी भी इच्छित क्रियाएं, वॉलंटरी एक्शंस है जिनके ऊपर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है, वो भी सेरेब्रम या फोर ब्रेन के द्वारा करवाई जाती है. स्टोर इन्फॉर्मेशन, मेमोरी, हमारी मेमोरी का जो सेंटर है, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन सेरेब्रम के अंदर या फोर ब्रेन के अंदर स्टोर होती है स्टूडेंट्स. हमारे हंगर का सेंटर, हमारी भूख का केंद्र भी यहीं पर होता है. जो हमें भूख लगती है उसका सेंटर भी यहीं पे पाया जाता है. इसके अलावा स्टूडेंट्स जो फोर ब्रेन है या सेरेब्रम है, वो सेंसरी इम्पल्सेस को हमारी वेरियस बॉडी पार्ट से रिसीव करता है और उन्हें इंटीग्रेट करने का काम भी करता है. हमारी बॉडी से जो सिग्नल्स आते हैं स्टूडेंट्स या सेंसरी इम्पल्सेस आते हैं, तंत्रिका आवेग जो आते हैं, उन्हें रिसीव करने का, उन्हें प्राप्त करने का काम सेरेब्रम का या फोरब्रेन का होता है और उन्हें इंटीग्रेट करने का काम भी यही करता है. तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, ये 5 फंक्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, आप बहुत अच्छे ढंग से इन्हें लर्न करने की कोशिश करेंगे. आगे मिड ब्रेन की बात करते हैं, मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं. तो यहाँ पर 2 भाग आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड. आगे डायग्राम में इन्हें शो किया गया है, आप देखेंगे सेरेब्रम भी वहाँ पर लेबल्ड है. तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर हाइपोथैलेमस का कंट्रोल पाया जाता है. इसलिए वर्तमान में हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहेंगे. ओल्ड टाइम में पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता था, लेकिन इन प्रेजेंट टाइम हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहते हैं. और हाइपोथैलेमस जो है स्टूडेंट्स, वो हमारे शरीर में केमिकल कोऑर्डिनेशन का फंक्शन करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स का सिक्रेशन करने का काम करेगी. आगे हम हिंड ब्रेन की बात करते हैं स्टूडेंट्स. हिंड ब्रेन के वापस 3 भाग हो जाएंगे, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा या मेडुला और पॉन्स. सेरेबेलम की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो सेरेबेलम जो है वो हमारे पोस्चर को, हमारी बॉडी के पोस्चर को बैलेंसिंग करने का काम करता है. हमारी बॉडी की जो बैलेंसिंग है वो सेरेबेलम के द्वारा करवाई जाती है स्टूडेंट्स. यानी अगर किसी
व्यक्ति का या किसी पर्सन का सेरेबेलम क्षतिग्रस्त हो जाए, उसमें चोट लग जाए, तो वो पर्सन अपनी बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाएगा, वो लड़खड़ा कर चढ़ेगा, उसको लड़खड़ा कर चलना पड़ेगा क्योंकि उसका सेरेबेलम जो है वो चोटिल हो गया है। कंट्रोल प्रिसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस, हमारे शरीर की जितनी भी वॉलंटरी एक्शंस है उनकी प्योरिटी या प्रिसिशन का कंट्रोल भी सेरेबेलम के द्वारा ही किया जाता है। प्रिसिशन का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स शुद्धता, प्योरिटी। आगे मेडुला की बात करते हैं। जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, उन सभी पे कंट्रोल मेडुला का पाया जाएगा, जैसे कि ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वोमिटिंग, बीपी, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, सलाइवा का सिक्रेशन, जो सलाइवा लार हमारे मुंह में प्रोड्यूस हो रही है, और वोमिटिंग मतलब उल्टी का आना। तो ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिनके ऊपर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं है स्टूडेंट्स, ये सभी मेडुला के द्वारा कंट्रोल की जाएगी। पॉन्स की यदि हम बात करें तो ये भी इनवॉलंटरी एक्शन में अपनी हेल्प देगा या कंट्रीब्यूशन करेगा, और मेनली ये रेस्पिरेटरी सेंटर का काम करता है और रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का काम करेगा। तो स्टूडेंट्स आप लर्न करेंगे पॉन्स का फंक्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ब्रेन का लेबल डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स इस लेबल डायग्राम को बहुत ही अच्छे ढंग से बनाने की कोशिश करेंगे, सारे पार्ट्स आप लेबल करेंगे। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स एक कॉर्पस कैलोसम वाला पार्ट और नज़र आ रहा है। कॉर्पस कैलोसम की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कॉर्पस कैलोसम जो है वो आप ब्रेन की एक मिड लाइन मान सकते हैं। इसके द्वारा ब्रेन जो है या सेरेब्रम जो है वो दो हेमिस्फीयर में, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन किस प्रकार से प्रोटेक्ट पाया जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड भी किस प्रकार से प्रोटेक्ट रहेगी। ब्रेन की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय ए फ्लूइड filled balloon which acts as shock absorber and enclosed in cranium brain box। तो ब्रेन जो है स्टूडेंट्स एक फ्लूइड फिल्ड बैलून के द्वारा प्रोटेक्ट पाया जाएगा, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा और चारों तरफ से क्रेनियम से या ब्रेन बॉक्स से घिरा हुआ रहेगा। यानी जो ब्रेन बॉक्स होता है स्टूडेंट, उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, और ये फ्लूइड जो है ब्रेन की बाहरी चोटों से या बाहर से आने वाली जो भी इंजरीज है उससे प्रोटेक्शन देने का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड की यदि हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड भी स्टूडेंट्स वर्टिबल कॉलम के अंदर इनक्लोज्ड पाई जाएगी, यानी स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भी एक कवरिंग मिलती है जिसे हम वर्टिबल कॉलम कहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। ब्रेन बॉक्स से क्या मतलब है, या क्रेनियम क्या चीज़ है, और वर्टिबल कॉलम क्या चीज़ है। आगे हम कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू देखते हैं कि किस प्रकार से जो नर्वस टिश्यू होता है वो अपना एक्शन ह्यूमन बॉडी के अंदर करता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है नर्वस टिश्यू के द्वारा या सेंसरी नर्व्स के द्वारा। जो हमारे शरीर में सेंसरी नर्व्स है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी, वो उन इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दे देगी। आगे आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिख रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा, और इस प्रोसेस करने के बाद डिसीजन को बनाया जाएगा या डिसीजन मेड किया जाएगा, और उस डिसीजन को जो सीएनएस ने बनाया है उसे मोटर नर्व्स के द्वारा मसल को पास आउट कर दिया जाएगा। मसल्स के अंदर उसके शेप में और उसके प्रोटीन के अरेंजमेंट में चेंज होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और शॉर्टन हो जाएगी या छोटी हो जाएगी, और एक्शन करवा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू में कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन या वेरियस फंक्शंस करवाए जाते हैं। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम कोऑर्डिनेशन प्लांट्स की बात करते हैं, जिसमें हम मूवमेंट इन प्लांट्स देखेंगे। प्लांट्स के अंदर मूवमेंट या गतियाँ, प्लांट्स में किस प्रकार की गतियाँ होती है। तो यहाँ पर हम टू टाइप्स की मूवमेंट्स की बात करेंगे। एक तो ग्रोथ डिपेंडेंट, ऐसी मूवमेंट जो कि ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करती है, और ऐसी मूवमेंट जो कि ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करने वाली मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स डायरेक्शनल मूवमेंट्स इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है वो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूवमेंट होगी स्टिमुलस की डायरेक्शन में, जहाँ से स्टिमुलस दिया जा रहा है। इसके अंदर हम फोटोट्रोपिज्म की बात करेंगे, जियोट्रोपिज्म की बात करेंगे, कीमोट्रोपिज्म की बात करेंगे और हाइड्रोट्रोपिज्म की बात करेंगे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फोटोट्रोपिज्म से मतलब हो जाएगा मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ मूवमेंट। जियोट्रोपिज्म से मतलब हो जाएगा ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी तरफ मूवमेंट। कीमोट्रोपिज्म से हमारा मतलब हो जाएगा किसी पर्टिकुलर केमिकल की तरफ मूवमेंट,
या पोलन ट्यूब का ओव्यूल की तरफ मूवमेंट करना। एव्यूल नहीं है स्टूडेंट्स, ये ओव्यूल है, आप इसे करेक्ट कर लेना। और हाइड्रोट्रोपिज्म से हमारा मतलब हो जाएगा वाटर की तरफ मूवमेंट। आगे डायग्रामेटिक भी हम इन्हें देखते हैं। उससे पहले हम ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है वो आपकी टच मी नॉट प्लांट में दिखाई देगा। इमीडिएट रेस्पॉन्स यहाँ पर दिया जाएगा स्टिमुलस के अगेंस्ट। जैसे ही आप टच मी नॉट प्लांट को टच करेंगे, टच मी नॉट प्लांट छुई मुई के पौधे को आप टच करेंगे तो उसकी जो पत्तियाँ हैं वो ड्रूप हो जाती है या मुरझा जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। आप लर्न करेंगे टच मी नॉट प्लांट को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में माइमोसा पुडिका के नाम से भी जानते हैं। माइमोसा पुडिका आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, इसका नाम टच मी नॉट प्लांट का नाम है ये माइमोसा पुडिका। तो आप इसे लर्न करेंगे। आगे हम फोटोट्रॉपिज्म को देखते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, कोई प्लांट जब आप सूरज की रोशनी की तरफ रखते हैं तो वो सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ जाता है ना। तो द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट इज टर्म्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। किसी प्लांट पार्ट की सूरज की रोशनी की तरफ या सूर्य की तरफ या सन की तरफ मुड़ना या उससे दूर मुड़ना, वो उससे दूर भी मुड़ सकता है, तो इसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे स्टूडेंट्स। बिकॉज शूट्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, इट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव फोटोट्रॉप। शूट्स की अगर हम बात करें, तने की हम बात करें, मोस्ट ऑफ द प्लांट का जो तना है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है या मुड़ जाता है, तो शूट को हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे या इसे हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट कहेंगे। रूट्स ग्रो अवे फ्रॉम लाइट एंड हैंस आर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। रूट्स की हम बात करें तो वो लाइट से दूर ग्रोथ करती है, तो उसे हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिक या फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। जियोट्रोपिज्म की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज टर्म्ड एज जियोट्रोपिज्म। प्लांट ऑर्गन की ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में जो मूवमेंट होगी उसे हम जियोट्रोपिज्म कहेंगे। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है स्टूडेंट्स, जो रूट्स होती है वो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती है और जो स्टेम होता है वो नेगेटिवली जियोट्रोपिक होता है। रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रोपिक बिकॉज दे ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि रूट्स जो है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, और जो शूट है या स्टेम है या तना जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, इसलिए इसे नेगेटिवली जियोट्रोपिक मूवमेंट हम कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप बहुत ही अच्छे ढंग से पॉजिटिव और नेगेटिव जो रेस्पॉन्सेज है उन्हें लर्न करेंगे और डायग्राम भी बनाने की कोशिश करेंगे। डायग्राम बायोलॉजी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आगे हम थिग्मोट्रोपिज्म की बात करते हैं। तो ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, वो थिग्मोट्रोपिज्म का डायग्राम है, वो यहाँ पर बनाया हुआ है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये केमोट्रोपिज्म का डायग्राम नहीं है। थिग्मोट्रोपिज्म में आप बनाएंगे द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कॉज्ड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट विद सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इज टर्म्ड थिग्मोट्रोपिज्म। यानी जो मूवमेंट हो रही है किसी प्लांट ऑर्गन की, वो किसी फिजिकल कांटेक्ट या किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट होने के बाद होती है। यानी कोई प्लांट जो है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आने के बाद उस पर लिपट जाता है या उसके सहारे वो ऊपर चढ़ जाता है, जैसे कि टेंड्रिल्स के अंदर मूवमेंट होती है स्टूडेंट्स, तो उसे हम थिग्मोट्रोपिज्म कहेंगे। आप लर्न करेंगे जो बेल होती है, लताएँ होती है, वो किसी भी प्लांट के स्टेम के ऊपर लिपट कर ऊपर चढ़ जाती है, तो इसे हम थिग्मोट्रोपिज्म कहेंगे, जैसे कि डायग्राम में बताया हुआ है। वीक स्टेम्ड प्लांट्स यूज ट्विनिंग स्टेम्स एंड टेंड्रिल्स टू क्लाइम ऑन अदर प्लांट्स ऑब्जेक्ट्स विच प्रोवाइड देम सपोर्ट, हेंस ट्विनिंग स्टेम्स एंड टेंड्रिल्स आर पॉजिटिवली थिग्मोट्रोपिक। जो भी ट्विनिंग स्टेम्स है, जिनके स्टेम्स ट्विन हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, ऐसे प्लांट्स, जैसे हम बेल की बात करें स्टूडेंट, हिंदी में अगर बोले अपन तो उनके स्टेम जो वो मुड़ जाते हैं आसानी से, तो वो ग्रोथ करने के लिए दूसरे हार्ड प्लांट के जो स्टेम होते हैं उनका सहारा लेते हैं और उनके ऊपर लिपट कर ऊपर चढ़ जाते हैं, तो इसे हम पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट कहेंगे स्टूडेंट्स। डायग्राम आपको नीचे की तरफ बताया गया है। हाइड्रोट्रोपिज्म की बात करते हैं। नाम से पता चल रहा है वाटर की तरफ जो मूवमेंट होगी वो हाइड्रोट्रोपिज्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। रूट्स जो है वो मॉइस्चर की तरफ या पानी की तरफ ग्रोथ करती है, वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट हो जाएगी। केमोट्रोपिज्म की बात करते हैं। किसी केमिकल के टुवर्ड्स जो मूवमेंट होगी, इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स पोलन ट्यूब का ग्रो करना। जो पोलन ट्यूब है स्टूडेंट्स
ग्रो टुवर्ड्स द सुगरी सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। फ्लावर की जो स्टिग्मा होती है स्टूडेंट्स, उसके स्टिग्मा पर सुगरी सब्सटेंस पाया जाता है। तो सुगरी सब्सटेंस की तरफ जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है स्टूडेंट्स, वो कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। आप लर्न करेंगे। आगे हम प्लांट हार्मोन्स की बात करते हैं। प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड्स विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलप रेस्पॉन्सेज टू द एनवायरमेंट। जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करते हैं और रेस्पॉन्स डेवलप करेंगे एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस के लिए। प्लांट हार्मोन्स, मेन प्लांट हार्मोन्स जो है वो निम्न प्रकार से हैं स्टूडेंट्स: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। ये 4 प्रकार के प्लांट हार्मोन यहाँ पर आप पढ़ेंगे। ऑक्सिन की यदि हम बात करें तो ये शूट टिप में सिंथेसाइज होता है स्टूडेंट्स, शीर्ष भाग में, जो तने का शीर्ष भाग है, तना शीर्ष, उसमें ये बनता है। इसके फंक्शन हो जाएंगे हेल्प्स इन ग्रोथ, ये ग्रोथ में मदद करता है। फोटोट्रोपिज्म, मोर ग्रोथ ऑफ सेल्स टुवर्ड्स लाइट, यानी सेल्स की ज़्यादा ग्रोथ कराएगा लाइट की तरफ, उसे हम फोटोट्रोपिज्म कहेंगे, जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं। जिब्रेलिन की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, स्टेम की ग्रोथ में ये मदद करेगा। साइटोकाइनिन्स की बात करेंगे तो प्रमोट सेल डिवीजन, सेल के अंदर विभाजन को ये प्रेरित करेगा, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। और एब्सिसिक एसिड की यदि हम बात करें तो इनहिबिट्स ग्रोथ, ये ग्रोथ को अवरुद्ध कर देगा, रोक देगा। कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स, जिसकी वजह से जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाएगी। विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना। इसलिए स्टूडेंट्स इसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये प्लांट को स्ट्रेस देने का काम करता है, तनाव देने का काम करता है, इसलिए हम इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, स्ट्रेस हार्मोन हम किसे कहेंगे। आगे हम हार्मोन्स इन एनिमल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। आप देखिए हार्मोन्स, दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि मैसेज देने का काम करेंगे। सिक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू, बहुत ही छोटी अमाउंट में स्पेशलाइज्ड टिश्यू के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। इन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। द एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू ऑर्गन्स यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स। और मुख्य रूप से ये जहाँ पर सिक्रेट होते हैं वहाँ पर फंक्शन नहीं करके दूर पर या दूर वाले टारगेट ऑर्गन पर फंक्शन करने का काम करेंगे। मेनली ये जो फंक्शन करेंगे वो अवे या दूर फंक्शन करेंगे, जहाँ पर सिक्रेशन इनका होता है वहाँ पर ये फंक्शन नहीं करते हैं। ब्लड के द्वारा ये उस टारगेट टिश्यू तक जाते हैं, क्योंकि इनको ले जाने के लिए ट्यूब्स नहीं पाई जाती है या डक्ट्स नहीं पाई जाती है। एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कंपाउंड्स। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, वो केमिकल कंपाउंड्स के द्वारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, और इन केमिकल्स को हम हार्मोन्स के नाम से जानेंगे। तो स्टूडेंट्स हार्मोन्स की डिफाइन जो है आप बहुत ही अच्छे ढंग से लर्न करेंगे। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्टूडेंट्स दिखाई गई है, जैसे कि आपको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रही है ब्रेन के अंदर, मिड ब्रेन में मिलती है। फिर गले में आ जाइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। फिर आप नीचे आ जाइए स्टूडेंट्स, एड्रिनल ग्लैंड आपको दिख रही है, ये हमारी दोनों किडनियों के ऊपर मिलेगी। और हमारी एब्डोमन के अंदर पैनक्रियाज, जिसे हमने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा है स्टूडेंट्स। तो पैनक्रियाज, वहाँ पे मैंने बताया था कि पैनक्रियाज के अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं। यहाँ पर हम इसके एंडोक्राइन पार्ट की बात करेंगे। नीचे आपको स्टूडेंट्स ओवरी दिख रही है और टेस्टिस दिख रहा है। ओवरी जो है गोनाड्स है स्टूडेंट्स, टेस्टिस भी गोनाड्स है। ओवरी को फीमेल गोनाड बोला जाएगा, जो कि फीमेल के अंदर मिलेगी, और टेस्टिस जो है वो मेल गोनाड है स्टूडेंट्स, मेल के अंदर मिलेगा। जनन ग्रंथि, हिंदी में यदि हम गोनाड की बात करें तो ये जनन ग्रंथियाँ हैं स्टूडेंट्स। आगे हम हार्मोन्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स कि कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की यदि हम बात करें तो ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाएगा। और थायराइड ग्लैंड की पोजीशन आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, हमारे नेक में या थ्रोट में होती है, हमारे गले में थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। इस थायरोक्सिन हार्मोन का प्रमुख फंक्शन जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन जो स्टूडेंट्स, ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का और प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने का काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके द्वारा जीएच हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट किया जाएगा, और ये मिड ब्रेन में पाई जाती है। केवल मिड लिखा हुआ स्टूडेंट्स, आप इससे मिड ब्रेन कर लेना। रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है स्टूडेंट्स। एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट हो जाएगा, दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड मिलती है। रेगुलेशन इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे
ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। एड्रेनलिन हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, हीट नहीं स्टूडेंट्स, इससे बीट कर लेना, BEAT। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन में ये सारी क्रियाएं एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा करवाई जाएगी। इसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि हमारे शरीर में इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका एड्रेनलिन हार्मोन। फिर हम सेक्स हार्मोन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। टेस्टिस के द्वारा मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाया जाएगा और ओवरीज के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट किया जाएगा। ये जेनाइटल ऑर्गन्स में लोअर एब्डोमेन के एरिया में मिलेंगे। चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो किशोरावस्था होती है, प्यूबर्टी स्टेज होती है, उसमें जो चेंजेस आते हैं मेल और फीमेल में, वो इन्हीं हार्मोन्स के द्वारा या गोनाड्स के द्वारा आएंगे स्टूडेंट्स। इंसुलिन की अगर हम बात करते हैं, इंसुलिन पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किया जाएगा और ये हमारे स्टमक में बिलो स्टमक मिलता है। रिड्यूसेस एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। और इंसुलिन का सबसे प्रमुख काम है स्टूडेंट्स, मेन फंक्शन है ये हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करने का या रेगुलेट करने का फंक्शन करता है। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, आयोडाइज्ड साल्ट इज नेसेसरी बिकॉज। आयोडाइज्ड साल्ट, नमक में आयोडीन होना चाहिए, वो क्यों ज़रूरी है? तो आयोडीन मिनरल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोनिन हार्मोन। जो थायरोक्सिन हार्मोन है या थायरोनिन हार्मोन है स्टूडेंट्स, उसमें आयोडीन होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के द्वारा ये हार्मोन बनता है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट कंज्यूम आयोडाइज्ड साल्ट एज इन टर्न इट इज़ एसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आयोडाइज्ड साल्ट हम खाएं क्योंकि थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के लिए ज़रूरी है। एज इट कंट्रोल्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म। और इनके द्वारा, इस हार्मोन के द्वारा इन तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसके द्वारा एक कंडीशन हमारे शरीर में पैदा हो जाएगी जिसे हम गाइटर बोलेंगे। तो आप लर्न करेंगे जिसमें गला सूज कर लटक जाता है, गलगंड रोग, गोइटर इसे कहा जाता है। डायबिटीज़ की यदि हम बात करें तो कॉज इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से एक बीमारी होती है जिसे डायबिटीज़ बोलेंगे स्टूडेंट, शुगर की बीमारी। सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू लोअर कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन ही वह हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में या कम करने के लिए जिम्मेदार होता है। ट्रीटमेंट, पेशेंट्स हैव टू इंटरनली एडमिनिस्टर इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन विच हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। अगर किसी पेशेंट में या किसी पर्सन में इंसुलिन का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा तो स्टूडेंट्स उसे बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे ताकि उसका ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट किया जा सके। इंसुलिन का जो सिक्रेशन है स्टूडेंट्स, वो फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मेक श्योर दैट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटीज एंड एट राइट टाइम विच इज़ रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। यानी फीडबैक मैकेनिज्म ऐसे मैकेनिज्म है जिसके द्वारा ये मेक श्योर किया जाता है कि जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है वो एक प्रिसाइज क्वांटिटी में, जितनी उसकी क्वांटिटी ज़रूरी है उतनी ही क्वांटिटी में वो सिक्रेट हो और राइट टाइम सिक्रेट हो। तो इसको रेगुलेट करने के लिए जो मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स उसे हम फीडबैक मैकेनिज्म बोलेंगे। और फीडबैक मैकेनिज्म का जो डायग्राम है यहाँ पर दिखाया गया है, इंसुलिन हार्मोन से इसे हम समझ सकते हैं। शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस, जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इसे पैनक्रियाज की सेल डिटेक्ट कर लेती है और वो इंसुलिन का सिक्रेशन सिंथेसिस चालू कर देती है और ब्लड शुगर लेवल घट जाता है। और जैसे ब्लड शुगर लेवल घटता है, स्टॉप सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन। इंसुलिन का जो सिक्रेशन है वो पैनक्रियाज सेल्स के द्वारा वापस बंद कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये फीडबैक मैकेनिज्म यानी फीडबैक भेजा जाता है कि भाई अब शुगर का लेवल कम हो गया है, आप इंसुलिन का सिक्रेशन कम कर दो या बंद कर दो। ये फीडबैक है ना स्टूडेंट्स। तो आप फीडबैक मैकेनिज्म को बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे लर्न करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट्स जैसे कि लाइक ए फ्लोट इन वाटर टैंक। वाटर टैंक में जैसे कोई फ्लोट चल रही हो या नाव चल रही हो, वो नाव जो है फटाफट से दिशा निर्देश दे देगी कि अब इधर जाना, अब इधर जाना और अब ये काम करना है। तो स्टूडेंट इसी तरह ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल किया जाएगा फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा इंसुलिन हार्मोन को निर्देश देकर। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। थैंक्स स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से लर्न करेंगे।